आज की क्लास में बात करने वाले हैं आधारभूत भौतिक राशियां और उनके मात्रक के बारे में। यानी कि जितनी भी हम भौतिक राशियां पढ़ते हैं उनके मात्रक क्या होते हैं, किन में उनको मापा जाता है, क्या उनके पैरामीटर यानी क्या उनके पैमाने होते हैं। यदि हम बात करें तो देखिएगा आपके सामने एक सारणी यहाँ पे आई होगी। एक तरफ आपके सामने भौतिक राशियां लिखी हुई है, उनके प्रतीक लिखे हुए हैं, एसआई मात्रक और उनके प्रतीक लिखे हुए हैं। यदि आप देखते हैं सबसे पहले लंबाई की यदि हम बात करें तो लंबाई को आप क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर लंबाई को लेंथ बोला जाता है और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि लंबाई जो राशि है भौतिक राशि उसका प्रतीक क्या होगा, स्मॉल एल हो जाएगा। यदि एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक क्या होगा भाई मेरे, मीटर होगा। अच्छा जी, एसआई मात्रक तो मीटर है लेकिन उस मात्रक का प्रतीक क्या होगा, स्मॉल एम उसका प्रतीक हो जाएगा। पक्की बात है। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं द्रव्यमान की यानी कि मास की हम बात कर रहे हैं। यदि मास की बात करें तो उसका प्रतीक क्या होगा, एम होगा। अच्छा जी, यदि एसआई मात्रक की हम बात करें तो एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर द्रव्यमान की हम बात करें तो द्रव्यमान को हमेशा किस में तोला जाता है, ग्राम में या किलोग्राम में। मान लीजिए मेरे हाथ में कोई मार्कर है तो उसमें ऐसे मैं कभी ऐसे नहीं बोलूँगा कि मेरे पास में 5 मीटर मार्कर है, 5 मीटर द्रव्यमान का मार्कर है। कहना थोड़ा सा नॉनसेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो द्रव्यमान है उसको मीटर में ना माप करके किस में मापा जाता है, या तो ग्राम में या फिर ज़्यादा बड़ा है तो किलोग्राम में मापा जाएगा। ठीक है जी, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इसकी जो एसआई मात्रक होगी वो क्या होगी, किलोग्राम, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा भाई मेरे, केजी होगा। अगली हम बात करते हैं टाइम की। तो टाइम देखिएगा मिनट में बता सकते हैं, आवर्स में बता सकते हैं, सेकंड में भी आप इसको बता सकते हैं। लेकिन जो एसआई यूनिट मानी गई है वो क्या है भाई, इसकी मेरे सेकंड है। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगली बात आती है धारा की। धारा आपने पढ़ा होगा कक्षा 10वीं में, ठीक है। विद्युत धारा एम्पियर करके हम कुछ करते थे, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक जहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ी थी, विद्युत धारा हमने पढ़ी थी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि 5 एम्पियर की धारा जा रही है, 6 एम्पियर की धारा जा रही है। यानी कि जो 5 और 6 है वो तो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन जो पीछे एम्पियर लगा हुआ है वो क्या है, वो वास्तव में उसका मात्रक है। यानी कि जो विद्युत धारा है उसको किस में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है, और वही क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट होती है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा भाई मेरे, ए से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे ऊष्मागतिक तापक्रम की। तो उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, यहाँ पे कैपिटल टी से। और यदि मैं बात करता हूँ एसआई मात्रक की तो क्या होगा, तो आप देखेंगे कि सर तापमान जब भी होता है या तो डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और केल्विन में भी होता है। लेकिन एसआई मात्रक की हम बात करें तो एसआई मात्रक किस में होगा भाई मेरे, यहाँ पे केल्विन में होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यदि इसके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो क्या होगा भाई मेरे, के इसका प्रतीक चिन्ह होगा। अगली हम बात करते हैं पदार्थ की मात्रा की। अगली हम बात कर रहे हैं पदार्थ की मात्रा की। पदार्थ की मात्रा की बात की जाए तो पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रक है वो क्या रहेगा भाई मेरे, मोल रहेगा, जिस पे हमारा पूरा का पूरा जो ये वाला चैप्टर है आधारित है। आने वाली आप वीडियो में देखेंगे कि मोल क्या होता है, उसको बहुत ही डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है। तो पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रक रहेगा वो क्या हो जाएगा, मोल रह जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन से, और इसको लिखा जाता है MOL, यानी कि एसआई मात्रक का जो प्रतीक रहेगा वो क्या होगा, मोल होगा। और इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही सही, ठीक है। और जितने भी ये मात्रक हैं यानी कि जितनी भी ये राशियां हैं वो क्या है, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में काम में आने वाली है, इसलिए हम उनको यहाँ पे एक बार देख रहे हैं, ठीक है जी। आगे हम ताप और घनत्व के बारे में भी देखेंगे। ज्योति तीव्रता की बात की जाए तो IV से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मात्रक ध्यान रखिएगा, कैंडेला CD इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको ध्यान होनी चाहिए। अगली हम बात करते हैं यहाँ पे कि इनके पूर्व लग्न की। पूर्व लग्न देखो, पूर्व लग्न क्या होता है। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास में 1000 ग्राम केले हैं, तो आप बोलेंगे सर 1000 ग्राम क्यों बोल रहे हो, आप उसको सीधा ऐसे बोल दो 1 किलोग्राम है। क्यों? क्योंकि 1000 ग्राम जो होता है वो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये क्या हो गया, 10 की घात 3 हो गया, ठीक है, ग्राम हो गया। और 10 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे किलो लिख सकते हैं, यानी कि किलोग्राम हो गया। तो ये क्या है, इसका पूर्व लग्न हो गया। यानी कि 10 की घात 3 जब भी मेरे सामने आएगा तो मेरे दिमाग में क्या चीज़ क्लिक करनी चाहिए, किलो, ठीक है। 10 की घात 3 जब भी आएगा तब किलो, और जब किलो आएगा जब 10 की घात 3 वहाँ पे मेरे दिमाग में आना चाहिए। अच्छा जी, इसी प्रकार से जैसे किलो को हम 10 की घात 3 लिखते हैं,
तो और भी कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो गुणक के रूप में काम आएगी। यदि बात आती है 10 की घात 12 की, यदि बात आती है 10 की घात 12 की, तो उसका जो पूर्ण लग्न होगा उसे क्या बोला जाएगा, पी को बोला जाएगा। संकेत क्या होगा, स्मॉल पी होगा। इस पे आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट में कैपिटल पी भी आएगा और यहाँ पे क्या है भाई मेरे, स्मॉल पी लिखा हुआ है। यदि 10 की घात -3 आता है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, नैनो लिखूंगा। 10 की घात 6 को क्या लिखूंगा, माइक्रो लिखूंगा। अच्छा, 10 की घात -3 को मिली लिखा जाएगा, 10 की घात -2 को सेंटी, -1 को डेसी और डे का हेक्टो किसको लिखा जाएगा, 10 की घात 1 और 2 को यहाँ पे लिखा जाएगा। यानी कि ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी ही हैं। इनके संकेत भी हम ध्यान रखें। माइक्रो को म्यू से लिखा जाता है, नैनो को एन से, यहाँ पे यदि बात करते हैं मिली की तो एम से। अच्छा, ये मिली भी बहुत काम का है, इस पे भी क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं, ठीक है जी। देसी की हम बात करें तो स्मॉल डी, सेंटी की बात करें तो सी, डेका की बात करें तो डी ए और हेक्टो की बात करते हैं तो एच यहाँ पे हमारा रहेगा। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं किलो की, बहुत ही जाने पहचाने वाली चीज़ है। तो किलो की हम बात करें तो ये क्या हो गया भाई मेरे, 10 की घात 3 हो गया, ठीक है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है भाई मेरे, के होता है। अच्छा, 10 की घात 6, 10 की घात 6, मेगा, गीगा, गीगाबाइट, मेगाबाइट आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं भाई मेरे, 10 की घात 6 जहाँ भी आएगा मेगा बोला जाएगा। 10 की घात 9 का मतलब गीगा, 10 की घात 12 का मतलब टेरा, 10 की घात 15 का मतलब क्या हो जाएगा, पेटा। पेंटा नहीं होगा, पेटा होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज़ को देखो, इसका जो संकेत है वो क्या है, कैपिटल पी है, लेकिन यहाँ पे पीको का जो है वो क्या है भाई मेरे, स्मॉल पी है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको पूरी बातें ध्यान रखनी है। तो ये क्या थे, यहाँ पे इनके गुणक थे, यानी कि पूर्व लग्नों के जो गुणक होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे जो द्रव्यमान और भार होता है उसके बारे में। आपने बहुत बार देखा होगा कि सर द्रव्यमान और भार की जब भी बात आती है तो बहुत बार दोनों को एक बता दिया जाता है, लेकिन दोनों चीज़ें थोड़ी सी अलग है। यदि मैं देखना चाहूँ यहाँ पे द्रव्यमान, क्या बोला मैंने आपको, द्रव्यमान यानी कि द्रव्य का मान, यानी कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा ही क्या होती है भाई मेरे, द्रव्यमान होती है। किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा ही क्या होगी, द्रव्यमान होगी। यदि हम बात करते हैं किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा तो वो क्या होगी, द्रव्यमान होगी। अब यदि बात की जाए भार की, तो भार क्या है, भार क्या है, उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल है। क्या बताया मैंने, पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा क्या होगी, उसका द्रव्यमान होती है। जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल होता है। और दोनों को हम हर बार क्या करते हैं, एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें अलग है। क्योंकि जो भार है वो तो क्या है, एक फोर्स है। अब आप बोलेंगे सर गुरुत्वीय बल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर जगह का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए मैं अभी कहाँ पर हूँ, अर्थ पे हूँ, कभी चंद्रमा पर भी होंगे, कोई किसी और प्लेनेट पे भी होंगे, ठीक है जी। तो कोई वस्तु यदि यहाँ पे अर्थ पे रखी हुई है, यदि उस वस्तु को यदि मैं चंद्रमा पे ले जाऊँ या फिर प्लेनेट पे ले जाऊँ तो उसका जो भार रहेगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि सबका जो गुरुत्वीय बल है वो क्या है, सभी प्लेनेट का अलग अलग है, ठीक है जी। यदि सभी प्लेनेट का गुरुत्वीय बल अलग अलग है तो उस वस्तु का भार भी अलग अलग हो जाएगा। लेकिन जो उसका द्रव्यमान है वो क्या होगा भाई मेरे, स्थिर होगा। तो यही है आपके सामने, किसी पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, स्थिर होता है। लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर गुरुत्वीय बल में परिवर्तन के कारण भार अलग अलग हो जाता है। यानी कि द्रव्यमान तो क्या रहेगा, स्थिर होगा, कोई सा भी प्लेनेट ले लो, ठीक है जी। लेकिन जो भार रहेगा वो क्या है, एक गुरुत्वीय बल है, इस कारण से वो क्या हो जाएगा भाई मेरे, अलग अलग हो जाएगा। पक्की बात है। अब यदि मैं बात करना चाहूँ घनत्व के बारे में, तो घनत्व क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। घनत्व क्या होगा, घनत्व का जब भी आपसे परिभाषा पूछी जाएगी तो आप क्या बोलेंगे कि सर द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन द्रव्यमान बटे आयतन क्या है, इसका सूत्र है। घनत्व की परिभाषा की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं आयतन को इकाई कर देता हूँ, यदि आयतन को मैंने इकाई कर दिया यानी कि 1 कर दिया,
तो आप देखेंगे कि जो घनत्व रहेगा वो किसके बराबर आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये द्रव्यमान के बराबर आ गया। ठीक है जी, यानी कि जो डेंसिटी है वो किसके बराबर आ गया भाई मेरे यहाँ पे, मास के बराबर आ गया। यानी कि इकाई आयतन का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यदि मैं बात करूँ इसके मात्रक की, तो ध्यान दीजिएगा ये ऐसा ही वाला नहीं है, ठीक है। यदि इसके मात्रक की बात की जाए तो आप यहाँ से ही बना सकते हैं। द्रव्यमान को आप किस पर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप बोलेंगे सर आप ग्राम में कर सकते हैं। ग्राम में यदि करते हैं तो आयतन को किस में करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है जी, तो इसका जो घनत्व का जो मात्रक जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब आप चाहते हैं सर यदि इसका ऐसा ही मात्रक निकाला जाए तो ऐसा ही मात्रक कैसे निकलेगा, तो आप देखिए जो द्रव्यमान होता है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर किलोग्राम होता है। ठीक है, और यदि हम बात करें आयतन की, तो आयतन क्या होता है, क्यूब ही तो होता है किस चीज़ का। ठीक है जी, और उसका यहाँ पे यदि हम देखना चाहें तो वो कितना आ जाएगा, मीटर क्यूब। तो इसका जो एसआई मात्रक होगा वो कितना आ जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इसका एसआई मात्रक क्या है और नॉर्मल हम किस रूप से व्यक्त करते हैं, दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। अगली हम बात करते हैं ताप के बारे में। ताप की यदि हम बात करें तो ताप को 3 तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला कौन सा, डिग्री सेल्सियस, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरा कौन सा होता है भाई मेरे, केल्विन। अच्छा, जब भी बात आएगी तो आप देखेंगे कभी आपके सामने लिखा होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यदि स्वस्थ मानव शरीर की हम बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, पक्की बात है। अब उसको कई बार बोल दिया जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कभी तो हम यहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहे हैं, कभी 37 डिग्री सेल्सियस बता रहे हैं। दोनों में से सही क्या है, क्या दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल यहाँ पे सही हैं। एक जगह जो मात्रक लगा हुआ है वो क्या है यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस। एक जगह यहाँ पे किस में रिप्रेजेंट किया गया है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। यानी कि जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। अब ये कन्वर्ट कैसे किया, ठीक है जी, यानी कि इसका कोई सूत्र होना चाहिए, कोई एक फॉर्मूला होना चाहिए जिसको आधार मान करके इनको कन्वर्ट किया जाए। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा इसको, डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर डिग्री सेल्सियस बटे 5, यहाँ पे इसका फॉर्मूला रहेगा। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि 37 डिग्री सेल्सियस को मुझे फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो जहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 37 लिख देंगे। ठीक है जी, और उसके बाद में नॉर्मल सी गणित रहेगी, उसके आधार पे हम यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट में निकाल लेंगे कि 37 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब दूसरी हम बात करें कि सर डिग्री सेल्सियस में मेरे पास कोई चीज़ है, उसको यदि मैं केल्विन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, 273.15 उसमें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। यानी कि जो भी हमारे पास में कोई भी तापमान दिया हुआ है उसको यदि मैं यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने आया होगा, उसको देखिएगा क्या लिखा हुआ है, मानव शरीर के ताप के बारे में बताया गया है। अब मानव शरीर के ताप को मुझे यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट में बताना है, उसके पहले मुझे पता होना चाहिए कि 60 डिग्री सेल्सियस में ये कितना होता है। तो आप देखेंगे डिग्री सेल्सियस में ये कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, पक्की बात है। अब 37 डिग्री तो क्या है यहाँ पे, सेल्सियस में है। तो जो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसमें आप क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में 37 रखेंगे। ठीक है, 37 रख दिया। अब यहाँ पे छोटी सी गणित है, वज्र गुणा इनको किया, वज्र गुणा जैसे ही किया, 5 को इधर गुणा करना है, 9 को उधर गुणा करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 5 को इधर गुणा किया तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160 आया 32 को 5 से गुणा करने पे, और 37 को 9 से गुणा करने पे आएगा यहाँ पे 333 हमारा आ गया। अब आप देखते हैं यदि 160 को उधर लेके गया तो कितना आया यहाँ पे 493, और आप देखेंगे ये जो आंसर रहेगा वो कितना आ जाएगा, आप देखेंगे ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हमारा आंसर होगा। यानी कि एक बात बोली जा सकती है कि जो 37 डिग्री सेल्सियस हमने लिखा था उसको हम यहाँ पे फ़ारेनहाइट में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखा जाता है। यदि जब भी आप कभी फीवर आया होगा या फिर आपने चेक किया होगा तो आपने देखा होगा सर डिजिटल थर्मोमीटर में जो आता है वो कौन सा मापन आता है, फ़ारेनहाइट वाला। आप बोलते हैं कि सर 100 से ज़्यादा यदि फ़ारेनहाइट में दिखा रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे बुखार आ गया। ठीक है, 102 डिग्री 101 डिग्री, यानी कि स्वस्थ मानव शरीर की बात करें तो वो क्या होना चाहिए यहाँ पे, एग्जैक्ट तो कभी आता नहीं है। ठीक है, तो अप्रोक्स
मतलब 99 98 तक ये चलता रहता है। 100 से नीचे यदि है तो फेवर नहीं है, ठीक है। 100 से ऊपर चला गया तो वहाँ पे सेंचुरी लग जाती है, यानी कि फेवर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे कि सर 25 डिग्री सेल्सियस को मुझे क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने बताया था एक सिंपल सा फॉर्मूला अभी कि जो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसमें हमें क्या कर देना है, 273.15 हमें ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस की मैं बात कर रहा हूँ, तो 25 डिग्री सेल्सियस की जगह मैंने क्या लिख दिया, डिग्री सेल्सियस की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 25 और यहाँ पे 273.15, और दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो केल्विन में कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 298.15 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। यानी कि अब कोई सा भी यहाँ पे मापन दे दिया जाए, ठीक है, हम उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तापमान चाहे फ़ारेनहाइट में दिया हो हम डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में दिया हो केल्विन में कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को भी केल्विन में किया जा सकता है। पहले डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद में केल्विन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थी क्या यहाँ पे कुछ भौतिक राशियाँ, इनके बारे में डिटेल से तो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ नहीं है, सिर्फ एक संकेत है, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री में इन शब्दों को हम यूज़ करेंगे। बहुत बार आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि केल्विन क्या है, ऐसा ही मात्रक है किसका, उष्मागतिक तापक्रम का, ठीक है जी। गुणक आपके काम में आने वाले हैं, गीगा, सेंटी, मिली, डेका, ये सब चीज़ें आपके काम में आने वाली है। इसलिए आपको यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल एक समरी इससे बोलते हैं वो आपको दे दी है, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ध्यान रख ही सकते हैं कि द्रव्यमान और भार को आज के बाद में एक ना समझा जाए, दोनों चीज़ें अलग है। द्रव्यमान क्या है, द्रव्य की मात्रा, और यहाँ पे भार क्या है, गुरुत्वीय बल है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है जी। तो ये क्या था यहाँ पे आज आधारभूत भौतिक राशियाँ और उनके मापन के बारे में। अगली क्लास में हम जानेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या होते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं, ठीक है जी। तो बात करते हैं अगली क्लास में। जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।